ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो अपना अध्ययन का बिंदु है उसका नाम है भू संचलन। भू संचलन, भू संचलन या इसको बोलते हैं अर्थ मोमेंट। अर्थ मोमेंट, इसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक भू आकृति होती है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी का सीधा संबंध किससे होता है? भू आकृति से होता है। भू आकृति के अंतर्गत हम क्या करते हैं? तीन प्रकार की स्थलाकृतियों को देखते हैं। तीन प्रकार की स्थलाकृतियां। तो प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियां होती है, उनके द्वारा महाद्वीप व महासागरों का निर्माण होता है। दूसरा होता है द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियां, यानी पहली होती है प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियां। प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियां, प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियां। अब इनके द्वारा क्या होता है? प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियों के द्वारा सबसे पहले महाद्वीप व महासागरों का निर्माण होता है। महाद्वीप और दूसरा क्या है? महासागर। महाद्वीप व महासागर का निर्माण होता है। दूसरे प्रकार की स्थलाकृति है, उसको बोलते हैं द्वितीय प्रकार की स्थलाकृति। द्वितीय प्रकार की स्थलाकृति। स्थलाकृति, इसके द्वारा क्या होता है? देखो, सबसे पहले महाद्वीप व महासागर इनका निर्माण हो गया। तो अब महाद्वीपीय भाग है, दूसरा भाग कौन सा है? महासागरीय। इनके अंतर्गत क्या होगा कि पर्वत पठार व मैदानों का निर्माण होगा। मैदानों का निर्माण होगा, क्योंकि महाद्वीप स्थलीय भाग प्लस जलीय भाग, दोनों भागों पर पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण भी होता है। तीसरी स्थलाकृति उसको बोलते हैं तृतीय प्रकार की स्थलाकृतियां। तृतीय प्रकार की स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां, अब तृतीय प्रकार की स्थलाकृतियों के अंतर्गत एक क्रिया होती है, उसको बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय, और दूसरा है उसको बोलते हैं अपर्दन। अपर्दन, यानी कि प्रथम प्रकार की स्थलाकृति और द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियों को हम बोल सकते हैं रचनात्मक स्थलाकृतियां। कौन सी? रचनात्मक स्थलाकृतियां, या बोल सकते हैं निर्माणात्मक स्थलाकृतियां, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है? महाद्वीप व महासागर, यानी स्थलीय भाग हो चाहे जलीय भाग हो, वहां पर क्या होता है? अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो नई नई संरचनाओं का क्या होगा? निर्माण होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं रचनात्मक, या फिर बोल सकते हैं इसको निर्माणात्मक भी बोल सकते हैं। जबकि दूसरे प्रकार की है, यानी तृतीय प्रकार की स्थलाकृति, इसके अंतर्गत दो क्रियाएं होती है, पहली है अपक्षय और दूसरा क्या है? अपर्दन। इसको बोल सकते हैं विनाशात्मक। विनाशात्मक, या फिर बोल सकते हैं विध्वंसकारी। विध्वंसकारी स्थलाकृति। अब विनाश या विध्वंस का अर्थ क्या होता है कि सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि महाद्वीपीय व महासागरीय भाग है, वहां पर क्या हो रहा है? अनेक प्रकार के पर्वत, पठार व मैदान सदृश से अनेक प्रकार की संरचनाएं बन रही है। तो ये संरचनाएं बन जाने के बाद में क्या होगा? अपक्षय व अपर्दन क्रिया के द्वारा क्या होगा? जो भी पर्वतीय संरचनाएं या फिर पठारी संरचनाएं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन सी संरचनाएं? मैदानी संरचनाएं। तीनों प्रकार की संरचनाओं में क्या होगा? धरातलीय सतह है, उस पर अनेक प्रकार के उभार बन जाएंगे। उन उभारों को वापस से समतल करने के लिए या उन उभारों को तोड़ने के लिए जो तृतीय प्रकार की स्थलाकृति है वो है अपक्षय व अपर्दन। अपक्षय का मतलब होता है कोई भी स्थलीय भाग है, जैसे पर्वतीय भाग है, ये पर्वतीय भाग है, ये पर्वतीय भाग है। इस पर्वतीय भाग में क्या है? ये स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग के ऊपर अनेक प्रकार के क्या आ गए? उभार आ गए। अब इन उभार में क्या होगा? अपक्षय का मतलब होता है
कि ये जैसे ये पर्वतीय चोटी, इस पर्वतीय चोटी का धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपक्ष के कारण ये पर्वतीय चोटी है ना, ये धीरे धीरे टूटती जा रही है, ये धीरे धीरे टूटती जा रही है और टूटने के बाद में अपने पास वाले स्थान पे इस प्रकार गिर रही है, इसको बोलेंगे हम अपक्ष, यानी अपने ही स्थान पर टूटना फूटना, वह अपने स्थान पर ही गिर जाना अपक्ष कहलाता है। जबकि अपर्दन का मतलब होता है टूटी हुई या फूटी हुई चट्टान का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर अपर्दित हो जाना और वहां पर क्या करना, अनेक प्रकार की संरचनाओं का निर्माण कर लेना, इस प्रकार की क्रिया को हम बोलते हैं अपर्दन। तो इस प्रकार ये पर्वतीय भाग है, ये धीरे धीरे ये पर्वतीय भाग नीचे होता जाएगा, जबकि स्थलीय भाग है ये धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जो भी स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों का एक तो निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ क्या रहा है, उसका विनाश हो रहा है। तो तृतीय प्रकार की स्थलाकृति, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं विनाशात्मक या फिर बोल सकते हैं विध्वंसकारी। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसमें आप अपन को यही पढ़ना है, सबसे पहले भू संचलन, या इसको बोलते हैं अर्थ मूवमेंट, यानी अनेक प्रकार की संचलन का मतलब क्या होता है, धरातलीय भाग में अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, धरातलीय भाग पर अनेक प्रकार के क्या होते हैं, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों या स्थल रूपों का क्या होगा, निर्माण होगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, वापस उनका क्या हो जाएगा, विनाश या विध्वंस हो जाएगा। तो सबसे पहले भू संचलन के अंतर्गत देखो दो प्रकार की क्रियाएं मुख्य होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, धरातलीय भाग, एक तो होता है धरातलीय सतह भाग और एक होता है धरातल का आंतरिक भाग, धरातल के आंतरिक भाग और दूसरा है धरातल का सतह भाग या बाहरी भाग। तो एक तो धरातल के ऊपरी भाग पर बल लगता है और दूसरा लगता है धरातल के आंतरिक भाग पर बल। तो ये बल है, इन बलों को सबसे पहले पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के बल लगते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बल। तो एक तो धरातलीय सतह के ऊपर बल लगेगा, उसको बोलेंगे बहिर्जात बल, जबकि धरातलीय सतह के नीचे बल लगता है उसको बोलते हैं अंतर्जात बल। तो सबसे पहला वर्गीकरण है, एक तो अंतर्जात बल है, दूसरा कौन सा है, बहिर्जात बल। पहला बल है उसको बोलेंगे अंतर्जात बल। अंतर्जात बल और दूसरा बल है उसको बोलेंगे बहिर्जात बल। बहिर्जात बल, अंतर्जात का मतलब क्या होता है, धरातलीय सतह के नीचे लगने वाले बल को हम बोलेंगे अंतर्जात बल, जबकि धरातलीय सतह के बाहर जो बल लगता है उसको हम बोलेंगे बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल है। अब बहिर्जात बल के अंतर्गत मैंने अभी क्या बताया, तृतीय प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती है जिनमें अपक्ष शामिल होता है, अपर्दन शामिल होता है और एक क्रिया होती है अनाच्छादन। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्ष क्रिया प्लस अपर्दन दोनों क्रियाएं अगर एक साथ होगी तो उसको हम एक साथ बोलेंगे अनाच्छादन। तो बहिर्जात बल है, बहिर्जात बल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अपक्ष, दूसरा होगा अपर्दन, और जब अपक्ष क्रिया व अपर्दन दोनों प्रकार की क्रियाएं एक साथ होगी तो उसको हम संयुक्त रूप से बोल सकते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन अनाच्छादन की क्रिया। तो अपक्ष है, दूसरा अपर्दन है और तीसरा क्या है, अनाच्छादन। अपक्ष, अपर्दन व अनाच्छादन, ये तो बल है, उनको बोल सकते हैं बहिर्जात बल, यानी धरातलीय सतह के बाहर जो लगने वाले बल है उनको बोल सकते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल क्या करते हैं, इसको बोल सकते हैं विनाशकारी बल, क्योंकि आंतरिक भाग से अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, उन स्थलाकृतियों को ये बहिर्जात बल वापस क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे या फिर उसको समतल कर देंगे। नहीं तो क्या होगा, लगातार अंतर्जात बल लगते रहेंगे और अंतर्जात बल के कारण धरातलीय सतह है इस पर अनेक प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा और उन संरचनाओं को वापस तोड़ने के लिए जो बल लगते हैं उनको हम बोल सकते हैं बहिर्जात बल। तो पहला हो गया बहिर्जात बल। अब दूसरा बल है उसको बोलेंगे हम अंतर्जात बल। अंतर्जात बलों को वापस हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला बल है उसको बोल सकते हैं कि आकस्मिक बल। अंतर्जात बल है, इसको वापस दो भागों में बांटते हैं। पहला बल है उसको बोल सकते हैं आकस्मिक बल,
आकस्मिक बल, और दूसरा है उसको बोल सकते हैं दीर्घकालीन बल। अब आकस्मिक बल है, आकस्मिक बल के अंतर्गत हम कौन कौन सी क्रियाओं को शामिल करते हैं? तो आकस्मिक का मतलब क्या होता है? धरातल के आंतरिक भाग में अल्पकाल के लिए जो बल लगता है उसको हम बोल सकते हैं आकस्मिक बल। और आकस्मिक बल की क्रियाओं के अंतर्गत हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ज्वालामुखी क्रिया, और दूसरा होता है भूकंप विज्ञान। तो आकस्मिक बल है, इसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं शामिल होती है। पहला है भूकंप और दूसरा होता है ज्वालामुखी। इन दोनों क्रियाओं को हम बोल सकते हैं कौन सा बल लग रहा है? आकस्मिक बल। जबकि इसके विपरीत दूसरा बल है, उसको बोल सकते हैं दीर्घकालीन बल। तो दीर्घकालीन बल का मतलब क्या होता है? इस बल की गति बहुत मंद होती है। इस बल की क्या होती है? गति बहुत मंद होती है। वह बहुत लंबे समय के लिए जो बल लगता है उस बल को हम बोल सकते हैं दीर्घकालीन बल। अब दीर्घकालीन बल है, फिर वापस दीर्घकालीन बल को वापस हम डिवाइड करते हैं। इसके अंतर्गत आता है दो प्रकार के बल। दीर्घकालीन बल आता है, दीर्घकालीन बलों को हम वापस से डिवाइड करते हैं, यानी कितने प्रकार के बल लग सकते हैं? दो प्रकार के बल। पहले प्रकार का बल है दीर्घकालीन बल। दीर्घकालीन बल के अंतर्गत पहला बल लगता है, उसको हम बोल सकते हैं महादेश जनक बल, या फिर इसको बोल सकते हैं महाद्वीपीय बल। महाद्वीपीय बल। जबकि दूसरा बल है उसको बोल सकते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल। तो महादेश जनक बल, या फिर इसको बोल सकते हैं महाद्वीपीय बल, और दूसरा बल है उसको बोल सकते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। तो महाद्वीपीय बल है, महाद्वीपीय बल के अंतर्गत क्या होता है? धरातल के आंतरिक भाग में दो प्रकार के बल लगते हैं। एक बल होता है जो लंबवत लगेगा, और दूसरा बल किस प्रकार लगेगा? क्षैतिज लगेगा। एक बल लंबवत लगेगा और दूसरा किस प्रकार लगेगा? क्षैतिज लगेगा। तो महाद्वीपीय बल है, ये महाद्वीपीय बल हमेशा लंबवत लगता है। लंबवत का मतलब होता है धरातलीय सतह का एक भाग ऊपर उठ जाता है या एक भाग नीचे की ओर धंस जाती है। जबकि पर्वत निर्माणकारी बल होता है, ये हमेशा क्षैतिज लगता है। क्षैतिज बल लगेगा तो एक तरंग सदृश या सर्पिलाकार सदृश संरचना धरातलीय सतह के बाहर बनेगी, उसको हम बोल सकते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। तो सबसे पहले महाद्वीपीय बल। अब महाद्वीपीय बल कितने प्रकार के होते हैं? महाद्वीपीय बलों को हम बोल सकते हैं, एक बल लगेगा उसको बोलेंगे पहला बल है उसको बोलेंगे ऊपरीमुखी बल। दूसरा बल है उसको बोलेंगे अधोमुखी बल। ऊपरीमुखी बल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहले देखो, एक शब्द आ रहा है ऊपरीमुखी, यानी इस प्रकार का बल की धरातलीय सतह है। धरातलीय सतह के नीचे से मैंने आपको बताया कि एक बल लगता है क्षैतिज और एक लगता है लंबवत, यानी इसमें लंबवत बल लगेगा। और धरातलीय सतह पर अनेक प्रकार के उभार, यानी धरातलीय सतह है, उस धरातलीय सतह पर अनेक प्रकार की नवीनतम संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा। यानी जो पास वाली है समीवस्थ सतह है अपनी, उस सतह से अनेक प्रकार के यानी दूसरे प्रकार के जितने भी रूप बन जाएंगे उनको हम बोलेंगे ऊपरीमुखी बल। तो ऊपरीमुखी बल है, यह है ऊपरीमुखी बल। महाद्वीपीय बल यानी महाद्वीप भाग है उस पर लगेगा, उसके साथ साथ महासागरीय भाग है वहीं पर भी लगेगा। तो जो ऊपर की ओर बल कार्य करता है उसको बोलेंगे ऊपरीमुखी बल, जबकि इसके विपरीत दूसरा बल है उसको बोलेंगे अधोमुखी बल। अधोमुखी बल का मतलब क्या होता है? यानी धरातलीय सतह, उस धरातलीय सतह में अनेक प्रकार के दसाव हो जाएंगे।
धरातलीय सतह में क्या हो जाएंगे, अनेक प्रकार के दशाव हो जाएंगे, और दशाव कहां पर होंगे, धरातलीय सतह के नीचे हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे अधोमुखी बल। यानी एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है, दूसरा बल नीचे की ओर कार्य करता है। ये बल है दोनों महादेशजनक बल, या फिर इनको बोल सकते हैं महाद्वीपीय बल। जबकि इसके विपरीत दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। दूसरा बल है उसको बोल सकते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल है, इनके अंतर्गत वापस दो प्रकार के बल लगते हैं। दो प्रकार के बल लगते हैं। पहला बल है, इसके अंतर्गत उस शामिल करते हैं, उसको बोलते हैं तनाव। क्या होता है, तनाव। और दूसरा बल होता है उसको बोलते हैं संपीड़न। संपीड़न का मतलब होता है दबाव, और तनाव का मतलब क्या होता है, अगर स्थलीय भाग में कोई क्रैक पड़ जाए। क्रैक का मतलब क्या होगा, अगर स्थलीय भाग है और स्थलीय भाग पर दो प्रकार के बल होते हैं, इस प्रकार आप मान के चलो कि ये दो प्रकार के बल, ये दो प्रकार के बल एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, तो बीच वाले भाग में क्या हो जाएगा, क्रैक पड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक दरार सदृश संरचना बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे तनाव बल। जबकि इसके विपरीत क्या होगा, संपीड़न बल। संपीड़न का मतलब क्या होता है, धरातलीय सतह के अंतर्गत दो प्रकार के बल एक दूसरे के सापेक्ष या एक दूसरे के समानांतर लगते हैं, उसको हम बोल सकते हैं संपीड़न बल। तो संपीड़न बल लगेगा तो वहां पर अनेक प्रकार के उभार बन जाएंगे और अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि ये दो चट्टानी भाग है। इन चट्टानी भागों के अगर ये दोनों एक दूसरे के पास में आएगी तो इसके बीच वाला भाग है, इस भाग में क्या करेगा, यहाँ पर अनेक प्रकार की क्या हो जाएगी, स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा। तो संपीड़न बल और दूसरा है तनाव बल। तो तनाव बल है, तनाव बल के द्वारा क्या होता है, तनाव बल के द्वारा धरातलीय भाग पर क्या निर्माण हो जाएगा, अनेक प्रकार की भ्रंश, या फिर हम बोल सकते हैं भ्रंश या दरार, या इसको बोल सकते हैं चटकने पड़ जाएगी। जबकि दूसरा बल है उसको बोलेंगे संपीड़न बल। संपीड़न का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सापेक्ष जो बल लग रहा है उसको बोलेंगे संपीड़न बल। तो संपीड़न बल है, इस संपीड़न बल के द्वारा धरातलीय सतह पर अनेक प्रकार की संरचनाएं बन जाएगी। उन संरचनाओं के अंतर्गत पहली संरचना है उसको बोलेंगे वलन, और दूसरी प्रकार की संरचना होगी उसको बोलेंगे समवलन। समवलन, वलन और समवलन दोनों एक जैसी क्रियाएं हैं। वलन वाला भाग है, इस वलन वाले भाग में क्या होगा कि धरातलीय भाग है, धरातल के आंतरिक भाग में क्षैतिज बल लगता है। क्षैतिज या संपीड़न या फिर दबाव का जो बल लगेगा, उस बल के द्वारा धरातलीय सतह पर क्या होगा, पर्वत सदृश एक इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, यानी लहरनुमा एक संरचना बन जाएगी। इस लहरनुमा संरचना को हम बोलेंगे कि वलन की क्रिया हो गई। वलन की क्रिया हो गई और वलन की क्रिया की एक लंबी श्रृंखला बन जाए। क्या हो, लंबी श्रृंखला बन जाए। उस लंबी श्रृंखला को हम बोल सकते हैं समवलन, यानी कि वलन का विस्तृत रूप समवलन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि समवलन का छोटा रूप क्या हो सकता है, वलन हो सकता है। तो इस प्रकार को अपना ये चैप्टर है, इस चैप्टर को हमारे को इस प्रकार ही पढ़ना है। अब ये मैंने जितने पार्ट बताए हैं, इन पार्टों को सबको एक एक करके हमें इसका अध्ययन डिटेल से करना है। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सी। अपना टॉपिक है भू संचलन या अर्थ मूवमेंट, यानी धरातलीय भाग पर क्या होगा, एक तो धरातल के आंतरिक भाग पे होगा और एक दूसरा होगा धरातलीय भाग के बाहर। दो प्रकार के संचलन हो सकते हैं। तो संचलनों के द्वारा क्या होगा, धरातलीय भाग पर अनेक प्रकार के बल लगते हैं। अनेक प्रकार के क्या होंगे, बल लगेंगे। इन बलों के अंतर्गत हमने तीन प्रकार की, यानी भू आकृति या फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत हम तीन प्रकार की संरचनाओं का निर्माण या स्थल रूपों का निर्माण अध्ययन की दृष्टि मतलब अध्ययन की दृष्टि आसानी रहे, इसके लिए हम तीन भागों में उसको वर्गीकृत कर देते हैं। पहला होता है प्रथम प्रकार के स्थल रूप, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि महाद्वीप व महासागर। सबसे पहले महाद्वीप व महासागर बने। और दूसरा है द्वितीय प्रकार के स्थल रूप,
इसके अंतर्गत क्या होगा, महाद्वीप महासागरीय भाग पर क्या होगा, अनेक प्रकार के पर्वत बनेंगे, पर्वत के बाद में पठार बनेगा और पठार के बाद में क्या होगा, मैदान सदृश संरचना होगी। मैदानों के नीचे वाला भाग होगा जिसको हम बोल सकते हैं समुद्री या महासागरीय भाग, वहां पर क्या होगा, अनेक प्रकार की झीलों का निर्माण होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा, महासागरों का निर्माण हो जाएगा। तो प्रथम प्रकार की व द्वितीय प्रकार की दो प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों को हम बोल सकते हैं रचनात्मक स्थलाकृतियां। यानी उन दोनों प्रकार की स्थलाकृतियों के द्वारा क्या होगा, धरातलीय सतह पर क्या होगा, अनेक प्रकार की नवीनतम रचनाओं का निर्माण होगा। जबकि तृतीय प्रकार की जो अपने स्थलाकृति है उसके द्वारा क्या होगा, उसको बोल सकते हैं अपक्षय व अपर्दन। इसके द्वारा क्या होगा, अनेक प्रकार की धरातल की सतह पर अनेक स्थल रूपों का निर्माण होगा, उनको वापस तोड़ने या फोड़ने का कार्य करेगी। तो उसको हम बोल सकते हैं विध्वंसकारी या विनाशकारी संरचना। अब शुरू करते हैं बल। बल यानी बल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बल। पहला बल है उसको बोलेंगे अंतर्जात, दूसरा बल है उसको बोलेंगे बहिर्जात बल। अंतर्जात का मतलब क्या होता है, धरातलीय सतह के नीचे अनेक प्रकार के बल लगते हैं, उसको हम बोलेंगे अंतर्जात बल। यानी धरातल की आंतरिक सतह पर जो बल लगता है उसको बोलेंगे अंतर्जात बल। जबकि धरातलीय सतह के बाहर जो बल लगता है उसको बोलेंगे बहिर्जात बल। सबसे पहले पढ़ते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होती है। पहली है अपक्षय। अपक्षय, अपक्षय का मतलब क्या होता है, कोई भी चट्टानी भाग है, कोई भी क्या है, चट्टानी भाग। अंतर्जात बल के द्वारा क्या होगा, स्थलीय भाग पर अनेक प्रकार की नवीनतम स्थलाकृतियों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इन स्थलाकृतियों के अंतर्गत क्या होगा, ये स्थलाकृतियां धरातल के आंतरिक भाग से धरातलीय बाहरी भाग पर आ जाएगी। उसके बाद में अनेक प्रकार के बहिर्जात बल लगते हैं। ये बहिर्जात बल अंतर्जात बल से जो स्थलाकृतियां बनती है उनको वापस तोड़ने फोड़ने व धरातलीय भाग को वापस समतल करने का कार्य करते हैं, उसको बोलेंगे बहिर्जात बल। इसके अंतर्गत थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अनाच्छादन क्या होता है। अनाच्छादन क्या होता है, अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय व अपर्दन दोनों प्रकार की क्रियाएं अगर एक साथ होगी तो एक साथ इन दोनों को अपक्षय व अपर्दन हम नहीं बोलेंगे, एक साथ हम बोल सकते हैं इसको अनाच्छादन। जबकि केवल अपक्षय की क्रिया हो रही है, यानी कोई भी चट्टानी भाग है वो टूट रहा है और अपने स्थान पर टूट फूट के क्या हो रहा है, अपने स्थान पर ही गिर रहा है, उसको बोलेंगे अपक्षय। जबकि टूटने व फूटने के बाद में क्या होगा, अनेक प्रकार की क्रियाएं होंगी, जिसके अंतर्गत हम मान सकते हैं जैसे नदी के द्वारा हो सकता है या फिर वायु के द्वारा हो सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाए, टूटी हुई चट्टानी भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसको हम बोल सकते हैं अपर्दन क्रिया। तो अपक्षय व अपर्दन दोनों प्रकार की क्रियाएं एक साथ होगी तो उसको हम बोल सकते हैं अनाच्छादन की क्रिया। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, वह अनाच्छादन क्या होता है। यानी अपक्षय का मतलब होता है कि एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, आपको थोड़ा सी दिमाग में ये चीज सेट हो जाए। अपक्षय का मतलब क्या होता है, कोई भी चट्टानी भाग है वो अपने स्थान पर टूटना फूटना, अपने ही स्थान पर। जबकि अपर्दन का मतलब क्या है, टूटी हुई का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आप जब कटिंग कराने के लिए जब आप नाई की दुकान में आप जाते हो तो आप देखते हो कि लगातार वहां पर क्या होता है, आपकी कटिंग की जाती है। तो कटिंग करने से क्या होगा, जितने भी बाल है वो बाल सबसे पहले कटने के बाद में अपने स्थान पे नीचे की ओर गिरेंगे। तो नीचे की ओर गिरेंगे, इस क्रिया को हम बोलेंगे अपक्षय। यानी कि बालों का जब नाई काटता है तो अपने स्थान पे नीचे गिरेंगे, उसको हम बोलेंगे अपक्षय। अपक्षय क्रिया के द्वारा बाल कट गए, कटने के बाद में एक हाथ से वो काटता जाए और दूसरा है उसको वहां से उठाता जाए और दूसरी जगह गिराता जाए, उसको हम बोल सकते हैं अपर्दन। लेकिन वहां पर देखो, एक नाई आपके बाल काट रहा है और दूसरा नाई आपके बालों को उठा उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पटक रहा है, यानी यहाँ पर दो प्रकार की क्रिया एक साथ हो रही है, उसको हम बोल सकते हैं अनाच्छादन। तो इस आप उदाहरण के माध्यम से इसको थोड़ा सी आप याद रखने की कोशिश करना। ये बल है उनको बोल सकते हैं बहिर्जात बल या बाहरी बल। जबकि इसके विपरीत बल है उसको बोल सकते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल के अंतर्गत पहला बल है उसको बोलेंगे आकस्मिक बल। आकस्मिक का मतलब क्या होता है, धरातलीय आंतरिक भाग पर एकदम बल लगता है, उसको बोलेंगे आकस्मिक बल। और आकस्मिक बल में क्या होता है, यह बहुत कम समय के लिए लगता है, बहुत कम समय के लिए लगता है
और धरातल के आंतरिक भाग व धरातल के बाहरी भाग पर अनेक प्रकार की नवीनतम रचनाओं का निर्माण कर देता है। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले भूकंप का टॉपिक अपने डिटेल से पढ़ लिया कि भूकंप क्या होता है, दूसरा पढ़ लिया ज्वालामुखी, यानी भूकंप व ज्वालामुखी क्या होते हैं, धरातल की आंतरिक सतह या आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष साधन है। तो भूकंप व ज्वालामुखी अपन ने डिटेल से पढ़ लिया। अब सिर्फ ये आकस्मिक बल नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे सिर्फ दीर्घकालीन बल। यानी आकस्मिक का मतलब होता है अल्पकाल के लिए जो बल लगते हैं, और दूसरा है दीर्घकालीन बल। अब दीर्घकालीन बल में क्या होता है, ये बल लाखों करोड़ों सालों तक लगातार क्या होते हैं, लगते रहते हैं, और ये बल लगने के बाद में धरातलीय सतह पर क्या होगा, अनेक प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा। इसके अंतर्गत पहला भाग है उसको बोलेंगे महादेश, या फिर दूसरा नाम है महाद्वीपीय बल। महादेश जनक या फिर बोल सकते हैं महाद्वीपीय बल। और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। मैंने आपको प्रथम प्रकार की स्थलाकृति के अंतर्गत सबसे पहले क्या बताया कि सबसे पहले महाद्वीपों व महासागरों का निर्माण हुआ है, उसके बाद में पर्वत, पठार व मैदानों का निर्माण हुआ है। तो महाद्वीपीय बल दो प्रकार से कार्य करते हैं। महाद्वीपीय बल दो प्रकार से कार्य करेंगे। पहला बल होगा उसको बोलेंगे ऊपरीमुखी बल। ऊपरीमुखी बल के अंतर्गत क्या होगा कि ये अपनी क्या है, धरातलीय सतह है। ये अपनी धरातलीय सतह है, ये अपनी क्या है, धरातलीय सतह है। इस प्रकार ये स्थलीय भाग हो गया, जबकि इसके विपरीत क्या हो गया, ये जलीय भाग हो गया। इस प्रकार ये स्थलीय भाग है, ये जलीय भाग है। तो यहां पर क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग से एक बल लगेगा, और इस बल के द्वारा महाद्वीपीय व महासागरीय दोनों भागों में क्या हो जाएंगे, उभार विकसित हो जाएंगे। ये नहीं, ये अपना स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अनेक प्रकार के उभार बन जाएंगे। जबकि देखो स्थलीय भाग में उभार बन रहे हैं, जबकि जलीय भाग है, इस जलीय भाग में भी लगातार क्या हो जाएंगे, उभार बन जाएंगे। इस प्रकार है, इस प्रकार हो जाएंगे। तो इस बल को हम बोलेंगे ऊपरीमुखी बल, यानी लगातार आंतरिक भाग निचले वाले भाग से क्या होगा, लंबवत बल लगेगा। तो लंबवत बल लगने से ये धरातलीय सतह इसके ऊपर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर भी उभार बन जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, उभार बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे ऊपरीमुखी बल। जबकि इसके विपरीत दूसरा बल है, उसको बोलेंगे अधोमुखी बल। कौन सा बल है, अधोमुखी बल। अधोमुखी बल के अंतर्गत क्या होगा, ये अपने धरातलीय सतह है, इस धरातलीय सतह का एक भाग जलीय है और दूसरा भाग क्या है, स्थलीय। तो ये तो भाग स्थलीय हो गया, और ये भाग कौन सा हो गया, जलीय भाग हो गया। अधोमुखी का मतलब क्या होता है, धरातलीय भाग के नीचे की ओर इस प्रकार बल लगेगा, उसको बोलेंगे इस प्रकार। यानी इसमें उसमें उत्थान होता है, और इसमें क्या होता है, दसाव की क्रिया होगी। ये धरातलीय सतह के नीचे अनेक प्रकार के बल लगेंगे, उन बलों के द्वारा धरातलीय भाग में क्या बन जाएंगे, गहरे गहरे गड्ढे बन जाएंगे। ये तो स्थलीय भाग हो गया, जबकि ये जलीय भाग होगा। जलीय भाग देखो, इस क्रिया में लगातार ऊपर की ओर बल लगता है, और इस क्रिया में क्या होगा, अंदर की ओर बल लगेगा। तो अंदर की ओर बल लगेगा, तो ये जलीय भाग है, ये जलीय भाग यहां पर आ जाएगा। इस प्रकार बल लगेगा। तो इस बल को हम बोलेंगे अधोमुखी बल, जबकि ऊपर की ओर जो बल लग रहा है उसको बोलेंगे ऊपरीमुखी बल। दो प्रकार के बल लगते हैं, स्थलीय भाग व जलीय भाग पर। ये ऊपरीमुखी है, जबकि ये हो गया अधोमुखी बल। दूसरा प्रकार इसका, एक तो हो गया महाद्वीपीय बल, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत क्या होता है, दो प्रकार के बल लगते हैं। एक प्रकार का बल है जिसके अंतर्गत क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग में क्या होगा, अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, और चट्टानों में क्या होगा, या तो दो चट्टानें एक दूसरे के सापेक्ष आएगी, या फिर दो चट्टानें एक दूसरे से दूर या अलग होने की कोशिश करेगी। तो अनेक प्रकार के बल लगते हैं, उन बलों को
आसानी रहे, अध्ययन की दृष्टि से आसानी रहे, तो इसका वर्गीकरण हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला है तनाव। तनाव का मतलब क्या होता है, जो धरातलीय सतह है या धरातल के आंतरिक भाग में क्या होगी, अनेक प्रकार की चट्टानें होगी। वो चट्टानें अपने स्थान से एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस प्रकार खींचने की कोशिश करेगी, तो खिंचाव की कोशिश करेगी, तो बीच वाला भाग है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार की दरारें पड़ जाएगी और उसके द्वारा भ्रंश गांठियों का निर्माण हो जाएगा। इसके विपरीत दूसरा भाग है, उसको बोल सकते हैं संपीड़न बल। संपीड़न बल का मतलब क्या होता है, आंतरिक भाग में जो चट्टानें होगी वो चट्टानें एक दूसरे के सापेक्ष क्या करेंगी, धक्का मारेगी या फिर बल लगाएगी। तो इनके बीच वाला, यहां पर मान के चलो कि ये दो चट्टानी भाग है, इन चट्टानी भागों के बीच वाला भाग है, तो लगातार यहां पर क्या हो रहा है, क्षैतिज बल लग रहा है। क्षैतिज बल लगेगा तो इनके बीच वाला भाग है, इस भाग का क्या हो जाएगा, धरातलीय सतह पर उभार बन जाएगा, यानी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा। और स्थलाकृतियों के अंतर्गत क्या हो जाएगी, एक क्रिया होती है उसको बोलेंगे वलन। वलन का मतलब क्या होता है, पर्वत सदृश से संरचनाएं बन जाएगी, पर्वत सदृश से संरचनाएं बन जाएगी, उस क्रिया को हम बोल सकते हैं वलन। जबकि इसके विपरीत दूसरा है कि पर्वत सदृश से संरचनाओं का एक विस्तृत श्रृंखला बन जाएगी, उस विस्तृत श्रृंखला को हम बोल सकते हैं समवलन। एक इसके अंतर्गत होता है अपनीति, दूसरा होता है अभिनीति, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। यानी दो प्रकार की शब्दावली, एक होता है उत्सवलन और दूसरा होता है अवस्वलन। उत्सवलन और अवस्वलन, एक होता है अपनीति, दूसरा होता है अभिनीति। इन सबको जैसे जैसे अपना चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे एक तो तनाव के द्वारा क्या हो रहा है, दो चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दो चट्टानें एक दूसरे के सापेक्ष यहाँ पर आ रही। अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पर पर्वत यहाँ पर बनेगा, इस बीच वाले भाग में बनेगा, लेकिन यहाँ पर मैं बताने की कोशिश आपको ऐसे कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, अनेक प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा। तो भ्रंश या फिर दरार गांठियों का निर्माण कैसे होगा, पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत तनाव क्रिया, कौन सी क्रिया होगी, तनाव की क्रिया होगी। जबकि दूसरा बल है उसको बोलेंगे संपीड़न बल, इसके द्वारा वलन और समवलन का निर्माण हो जाएगा। तो आज का जो अपना चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम अपने पढ़ा था अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट वाला जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत आज अपन ने सबसे पहले यह देख लिया कि हमारे को इस चैप्टर का अध्ययन कैसे कैसे करना है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आज हमने इसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको कि हमारे को यह अध्ययन कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सबको डिटेल से, यानी अंतर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल क्या होता है, अपक्षय अपर्दन क्या होगा, ये प्रकार के बल। यानी इस प्रकार इसको बोल सकते हैं कि रूपरेखा है। इस रूपरेखा के आधार पर हम इस अध्ययन को डिवाइड कर दिया और इसी के आधार पर हम इसका लगातार क्या करेंगे, आगे की क्लासों में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक्स।